पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का सेकंड लेक्चर। तो बेटा इसमें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, पर लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ से चीज़ें छोड़ी थी वहीं से एक बार शुरू करते हैं। लास्ट में स्टोरीज़ के थ्रू हमने देख लिया था कि सबसे पहले भाई लेवोजियर सर आए, सिम्बल्स दिए, उसके बाद मेटल नॉन मेटल के बारे में बताया। लेवोजियर सर के जाने के तुरंत बाद आपके पास आए डोबर्नियर सर, ट्रायड दी उन्होंने, तीन तीन ग्रुप के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया। डोबर्नियर सर जाने के बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया, जिन्होंने म्यूजिकल नोट्स के थ्रू आपकी पीरियोडिसिटी को समझाने की कोशिश की। उसके बाद लोथरमेयर सर आए, जिन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू रिपीटिशन समझाया और पीरियोडिक लॉ दिया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक मास। उसके बाद आपके पास मेंडलीव सर आए, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल दी, पहली बार एक टेबुलर फॉर्म दी। और उसके बाद मोजले सर आए, जिन्होंने इन सारी चीज़ों को गलत करते हुए कहा कि नहीं भाई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मास पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है, वो सारी की सारी किस पे डिपेंडेंट, एटॉमिक नंबर्स पे। और उनके बाद आई आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आप जितना बताओगे उतना कम है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एक दो बोलते हैं कि आपके पास एक छोटा सा आपका टीजर टाइप का पीरियोडिक टेबल का जो थोड़ा सा आपके लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या थी? रेगुलर इंटरवल रिपीटेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। ये तो दिमाग के अंदर बैठी गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास 18 ग्रुप्स हैं, जो बेसिकली वर्टिकल फॉर्म में आपके पास डिनोट कर रखे हैं इस टाइप से 1 2 3 4 ऐसे 18 ग्रुप्स हैं। 7 उसके अंदर पीरियड्स हैं, जिनको आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस के फॉर्म में डिनोट कर रखा है। 4 आपके पास ब्लॉक हैं, क्वांटम मैकेनिक्स ने आपको पहले बता दिया था। 4 आपके पास ब्लॉक हैं। कौन कौन से 4 ब्लॉक हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक आपके पास सातों के सातों पीरियडों के अंदर मौजूद है, और ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वर्टिकल लाइंस आपके पास बनाते हैं। ग्रुप 1 जिसको आप बोलते हो एल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 जिसका नाम आपने रख रखा है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपके पास पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक एलिमेंट्स मौजूद हैं। मोस्टली इसके अंदर आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं। और आपके पास नेक्स्ट है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13 से ग्रुप 12 तक आते हैं। पी ब्लॉक की अगर थोड़ी सी आप बात करो तो बेटा पी ब्लॉक आपके पास सेकंड पीरियड से शुरू होता है। पी ब्लॉक सेकंड पीरियड से शुरू होता है और लास्ट तक ये कंटिन्यू रहता है। ये फर्स्ट पीरियड से शुरू होता है और सभी पीरियड्स में एस ब्लॉक मौजूद होता है। ग्रुप डी ब्लॉक आपके पास ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 वर्टिकल लाइंस के अंदर मौजूद है, और ये भाई साहब आपके पास पीरियड नंबर 3 के अंदर स्टार्ट होते हैं। ठीक है जी। लेकिन इनकी एक्चुअल जो फिलिंग स्टार्ट होती है, अगर आपने ध्यान दिया हो स्कैंडियम से, तो वो 4th पीरियड में भाई साहब फिल होने स्टार्ट होते हैं। तो ये भाई साहब प्रकट हो गए थे पहले पीरियड में, ये प्रकट हो गए थे सेकंड पीरियड में, ये फिलिंग स्टार्ट होगी 4th पीरियड में, और ये 5th पीरियड में। इस टाइप से आप इनकी बातें करते हैं। ठीक है जी। तो आपके पास ये चीजें इस टाइप से भरी जानी है। अब बात करते हैं आपके पास इनका एक कॉमन नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। जो डी ब्लॉक में 99 सारे के सारे ऑलमोस्ट मेटल्स ही हैं, उनका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ग्रुप 3 के अंदर जो है उनका नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको रेयर अर्थ मेटल के नाम से भी जाना जाता है। बेटा चाहो तो लिख लेना आपके नोट्स में, चॉइस इज ऑल योर्स। उसके बाद एलिमेंट्स जो है उनको लेवोजियर सर ही समझा के चले गए थे 2 टाइप से, लेकिन अब हम बोल सकते हैं कि आपके एलिमेंट्स ऑन एन एवरेज 3 टाइप के होंगे। कौन कौन से 3 टाइप होगी बेटा जी? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। 3 टाइप के आपके एलिमेंट्स होंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी NS1 से 2। ग्रुप 1 वाले जो हैं उन सारों की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी आपके पास? NS1, जैसे 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1 सो ऑन। ऐसे ग्रुप 2 वाले की क्या रहेगी? 1s2, 2s2। वैसे हीलियम तो यूज नहीं होता, तो मेन तो शुरुआत आप करोगे 2s2, 3s2, 4s2, 5s2 एंड सो ऑन। पी ब्लॉक को आप क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगी? NS2NP1-6 सॉरी 126 सॉरी बेटा NS2NP126। ये किसके रहेगी आपके पास? पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रुप 13 की, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 13 वालों की, ग्रुप 13 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा आपके पास? ये हो जाएगी आपके पास, हाँ जी, बोरोन से शुरुआत होगी आपके पास 2s2 2p1।
क्योंकि पी ब्लॉक सेकंड से स्टार्ट हुआ है। ऐसे ग्रुप 14 वालों की क्या हो जाएगी आपके पास, ग्रुप 14 का सबसे पहला मेंबर कौन आएगा, कार्बन, क्या हो जाएगी 2s2 2p2। ठीक है, ऐसे ही बोरोन के बाद यहाँ ये ग्रुप कौन सा है, बोरोन फैमिली है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये कार्बन, सिलिकॉन। उसके बाद कौन है आपके पास, जर्मेनियम, ये कार्बन फैमिली है। तो इनकी कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगी, 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, ऐसे इसकी 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1। ऐसे ग्रुप 15 की नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन की क्या होगी आपके पास 2s2 2p3। तो क्या बन जाएगी यहाँ पर आपके पास, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, नपास, सभी ट्रिक भी बता रखी है आपको बेटा इस चीज की। तो क्या हो जाएगी इसकी, हाँ जी एग्जैक्टली 2s2 2p3, इसकी एक और बढ़ गई शेल 3s2 3p3, इसकी 4s2 4p3। इस तरीके से आप ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 हैलोजेंस और ग्रुप 18 नोबल गैसेस, उनकी भी कन्फिग्रेशन से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जो n का नंबर है वही नंबर आपके पास किसका है, p का है। जो सेम n का नंबर है, जिस सबशेल का s यूज हो रहा है उसी सबशेल का आपके पास p यूज होगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। s और p को कंबाइंडली हमने नाम दे रखा है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। s और p को हमने नाम दे रखा है बेटा जी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कंबाइंडली। अगला आपके पास d ब्लॉक एलिमेंट्स। d ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी n-1 d ns 0 से 2। मतलब s जो होगी वो आउटर मोस्ट शेल है जिसके अंदर 0 से लेके 2 तक, 0 1 या 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे। और d के अंदर कहां से, d पेनल्टीमेट शेल होगी। दो वर्ड अब आपके एनसीईआरटी और अच्छी बुक्स सब यूज करेंगे भाई, आपके पास लास्ट शेल, वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल। तो है क्या चीज, देखो एक बार थोड़ा सा समझते हैं। ये है आपका एटम भाई, ठीक है। जो सबसे बाहर वाली शेल होती है उसको हमने क्या नाम दे रखा है, वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल। उससे जो अंदर वाली शेल होती है उसका नाम क्या आपके पास है, पेनल्टीमेट शेल। उसका क्या नाम है बेटा आपके पास है, पेनल्टीमेट शेल। तो यहां पर S होगा अल्टीमेट शेल का, वैलेंस शेल का, और D होगा पेनल्टीमेट शेल का, अंदर वाली शेल का यूज। फॉर एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं भाई 3D सीरीज से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। इनकी कन्फिग्रेशन को याद करोगे तो ये बनेगा 4s2 3d1, ये बनेगा आपके पास 5s2 3d2, फिर ये बन जाएगा 4s2 3d2, सॉरी ये बन जाएगा आपके पास 4s2 3d3, ये बन जाएगा 4s1 3d5। एक्सेप्शनल केस है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में करा है। अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज वहां पे जाके एक बार चेक करें लास्ट वीडियो में। तो आपके पास इस टाइप से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस बनेंगे। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है जो भी s की वैल्यू है d की वैल्यू उससे हमेशा एक कम रहेगी। ऐसे स्कैंडियम के बाद आपके पास आता है 4D सीरीज के अंदर इटीरियम। इटीरियम में क्या बन जाएगा आपके पास, इटीरियम बन जाएगा 5s2 4d1, ठीक है जी। टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद आएगा जिरकोनियम, इससे नीचे 4D सीरीज में, उसकी क्या बन जाएगी 5s2 4d2 एंड सो। तो सभी में आपके पास चाहे 3D सीरीज की बात करूं, चाहे 4D सीरीज की बात करूं, चाहे 5D सीरीज की बात करूं, सभी के अंदर आपके पास क्या होगा, जो भी s की वैल्यू होगी d की वैल्यू उससे हमेशा एक कम रहेगी। ठीक है जी, इसको आप थोड़ा आगे पढ़ते भी जाओगे। और सिमिलरली अब आप इसको करोगे, जो भी s की वैल्यू होगी d की वैल्यू हमेशा उससे एक कम रहेगी। और अब की बात थोड़ा सा चेंज है, सब में आप देखोगे आपके पास यहाँ s कंप्लीटली फिल्ड था, सॉरी ये तो था ही s, यह s कंप्लीटली फिल्ड था। यहाँ p के बारे में कोई बात ही नहीं की। यहाँ s 0 से लेके 1 तक, मतलब हो सकता है एक भी इलेक्ट्रॉन ना, और हो सकता है उसके अंदर 2 के 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यहाँ पर s फिर से कंप्लीटली फिल्ड है। ध्यान देना, आप इन चीजों को याद नहीं करते, बोर्ड में आपको दिक्कत आती है फिर बेफालतू में। बोर्ड मतलब स्कूल के एग्जाम्स में बेटा। यहाँ क्या आएगा n-1 d 0 से 2, इसकी कन्फिग्रेशन अगर लिखोगे तो उसमें क्या हो जाएगा n-1 d 0 से लेके 2, d आपके पास कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा। ये क्या होगा n-2 f1 to 14, n-2 f1 to 14, f के अंदर 1 2 3 4। तो ये आपके पास आउटरमोस्ट शेल, ये आपके पास पेनल्टीमेट शेल, और ये उससे भी एक पीछे वाली शेल आपके पास यहाँ पे यूज होगी। तो इस तरीके से आपके पास इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाएगी, जो आपको श्योरली लिखनी ऑलरेडी आती है।
पर एक जनरलाइजेशन जो आपको पता हो कि भाई एस ब्लॉक की क्या रहती है, पी की क्या रहती है, डी की क्या रहती है, एफ की क्या रहती है, वो पता होना आपको जरूरी था। होपफुली समझ में आ गया होगा। तो पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी बेटा वो है आपके पास साइज। साइज के साथ शुरुआत करते हैं। तो साइज क्या होगा, अगर आप बेसिक सी बात कहो तो साइज आपके पास दो हिस्सों में डिफाइन किया जाएगा, एक आयनिक और दूसरा एटमिक। क्योंकि आपके जो भी एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके आयंस बना लेते हैं, या फिर किसी दूसरे के साथ शेयर करके या म्यूचुअल शेयर करके डायरेक्ट बॉन्ड बना लेते हैं, या अकेले भी कई बार एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो आपके पास केमिकल स्पीसीज को बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाओ तो दो हिस्सों में आप डिफाइन कर सकते हो, एक एटमिक और दूसरा आयनिक। तो साइज को भी आप दो हिस्सों में बांटोगे। साइज बेसिकली रेडियस ही होगा आपके पास, क्योंकि आपके जो एटम्स हैं वो डाल्टन सर स्टार्टिंग में ही डाल्टन थ्योरी में बता के चले गए थे कि आपके पास स्फीयर्स हैं, हार्ड सॉलिड स्फीयर्स हैं। तो वो जो आपके स्फीयर है उसका साइज कहां से निकालेंगे आप, रेडियस से। तो रेडियस के दो हिस्से बनेंगे, एक आयनिक और दूसरा एटमिक। आयनिक यानी कि साइज ऑफ कैटाइन यानी कि रेडियस ऑफ कैटाइन एंड रेडियस ऑफ एनायन, और एटमिक के अंदर आपके पास आएगा कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वंडरवॉल रेडियस। बारी बारी से इन सारों की पहले डेफिनेशन समझते और फिर इनके बारे में लिखते जाते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक सी बात, अगर मैं खाली एटम की रेडियस निकालूं तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? सर ये तो हमें मैथ्स में 7th 8th में आना शुरू हो गया था जब से हमने सर्कल और स्फीयर पढ़े। क्या होता था साइज आपके पास सेंटर से, ठीक है जी, सेंटर से लेके और आपके पास आउटर मोस्ट पेरिफेरी तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को हमने क्या बोल रखा था, आपके पास रेडियस। तो एटम में तो स्फीयर है, उसके केस में क्या होगा, आपके पास सेंटर से लेके और आपकी पेरिफेरी तक के डिस्टेंस को क्या बोल दोगे, एटमिक रेडियस। इतना आसान होते हुए भी हम इसको नहीं माप सकते, हम मेजर ही नहीं कर पा रहे। व्हाई? क्यों? क्योंकि देयर आर सम प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1, एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करते। एटम्स आर नॉट एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली। क्यों? क्योंकि भाई किसी के पास इलेक्ट्रॉन जरूरत से ज्यादा है, किसी के पास कम है, किसी को ऑक्टेट पूरा कराना है, किसी को अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है, तो उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कुछ चेंज करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाले एटम्स तो है ही बहुत थोड़े। फॉर एग्जांपल नोबल गैसेज होगी भाई, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, उनको छोड़ दो या एक आधा और मेटल छोड़ दो तो ऑलमोस्ट सभी मेटल्स किसी न किसी दूसरे के साथ जुड़ के बैठे तो आपको उसको अलग करना पड़ेगा। तो भाई अलग करना है तो पहले तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में था ना, तो इसीलिए एटम का साइज सॉरी डायरेक्ट निकालना काफी दिक्कत में आता है। दूसरा भाई एटम्स में आपके पास क्या है, चार्ज है। चार्ज है तो फिजिक्स आपको ये चीज बहुत अच्छे समझाती है कि हर एक चार्ज का अपने खुद का फील्ड होता है। फील्ड का मतलब एक किस्म से इलेक्ट्रॉन क्लाउड लगा सकते हो। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी अगर आप थोड़ा और प्रिसाइज समझो तो वो डिस्टेंस जहां तक उसके इलेक्ट्रॉन्स का या न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव या रिपल्सिव पुल काम करता है। भाई कहीं ना कहीं तक जैसे आप मैग्नेट को लेके आओ आयरन के पास, तो एक बार बिल्कुल पास लेके आओ तो चिपक जाएगा, थोड़ा दूर लेके जाओगे तो आपको फील्ड उसका महसूस होगा कि हाँ अट्रैक्शन इस तरफ हो रही है, थोड़ा और दूर लेके जाओगे अट्रैक्शन और कम होगी, थोड़ा और दूर लेके जाओगे और कम होगी, और एक टाइम ऐसा है कि आप ऐसे आराम से घुमा लो तुम्हें कुछ फील ही नहीं होगा, आपका अट्रैक्टिव पुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर मैग्नेट का आयरन के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड था वो खत्म हो जाता है। इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा ना भाई, एक ऐसी डिस्टेंस आएगी बेटा जी जहां पर आने के बाद न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगना था, क्योंकि आपको पता है अपोजिट अट्रैक्ट्स और सिमिलर रिपेल्स, तो जब उनका वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स का असर खत्म हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हर एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी अलग अलग होता है और वो डिपेंड करता है उनके साइजेस के ऊपर, और उन इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एग्जैक्ट इंपैक्ट पता करना कि यहां पे आगे एग्जैक्ट वो इंपैक्ट खत्म हो जाएगा, ये पता करना प्रिसाइजली हमारे लिए मुश्किल है। और प्रिसाइज नहीं निकाल पाएंगे तो बेफालतू में हम बोर सर की तरह एक नया रूल, वो भी गलत वाला नहीं ऐड करेंगे कि Rn इज इक्वल टू A0 इंटू n²/z। वो बता तो दिया था, काफी हद तक ठीक भी है, लेकिन अगर एग्जैक्ट ठीक होता तो बेफालतू में क्वांटम नहीं आती ना बेटा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का प्रिसाइज इंफॉर्मेशन भी हमारे पास नहीं है। थर्ड, साइज वेरीज विद चेंज इन टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भाई साहब अगर मेटेलिक बॉन्ड बना के बैठा है तो उसका साइज अलग होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठा है तो उसका साइज अलग होगा, अगर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बैठा है अलग तरीके से बिहेव करेगा, हाइड्रोजन इंटरेक्शन है, वंडरवॉल इंटरेक्शन है, साइज अलग होगा, क्योंकि हर एक एटम के पास कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए, कई सारे बॉन्ड हैं। 2 तो आप 9th में ही पढ़ के आए हो और बहुत सारे आप अगले चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे।
तो कई सारे आपके पास पॉसिबिलिटीज है एटम्स के पास बॉन्ड बनाने के लिए, और हर एक टाइप के बॉन्ड में उनका साइज वेरी करता है। आप कह दो भाई सोडियम का साइज इतना है, सोडियम कहेगा भाई मैं तो मेटेलिक बॉन्ड बना के बैठा हूँ, मेरा साइज तो ये था। आप तो कह रहे थे ना मैंने तो आयनिक के हिसाब से बताया था भाई, तो तुम्हारी तो भाई बेफालतू में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी ना। तो इसलिए किसी भी एटम का साइज उसकी बॉन्डिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वो भी आपको एक दिक्कत क्रिएट करेगी। तो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग द साइज ऑफ एटम्स वी वुड प्रेफर टू एक्सप्लेन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। जिस फॉर्म में वो जुड़ा हुआ है, जो जुड़ा हुआ है ठीक सी बात है भाई, क्योंकि जुड़ने के बाद आपके पास उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स लिमिटेड हो जाएंगे, उनका एक बॉन्ड जो है वो बॉन्ड बन जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो आप एक मॉलिक्यूल का साइज निकालोगे जब दो एटम्स या उससे ज़्यादा जुड़े हुए, और उस मॉलिक्यूल के साइज के थ्रू आप क्या निकालोगे भाई, आपके पास एटम का साइज। अब मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम्स के जुड़ने की वजह से, और वो जुड़ते किसके थ्रू है, वाया बॉन्ड। तो बेसिकली अब हम बॉन्ड और बॉन्ड के साथ में साइज को डिफाइन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के साथ, उसी से डिफाइन होगा कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट बॉन्ड के आपके पास द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स अपनी ऑक्टेट रूल के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, शेयर करने के बाद वो जो बॉन्ड बनता है, उनके बीच का जो अट्रैक्टिव पुल बनता है, फेविकोल जो जुड़ता है उनको, उसी का नाम क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। इसको बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं भाईचारे वाला बॉन्ड है विद इक्वल पार्टनरशिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे म्यूचुअल भाईचारा है भाई, म्यूचुअल शेयरिंग है। म्यूचुअल का मतलब ये है अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो दूसरा भी एक, इसने दो शेयर किए तो दूसरे को भी दो ही शेयर करने पड़ेंगे, इसने तीन शेयर किए तो तीसरे को भी तीन ही शेयर करने पड़ेंगे। दोनों एटम जो बॉन्ड बना रहे होंगे उनका शेयर बराबर बराबर रहेगा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड का दे रखा है, समझा रखा है कि भाई ड्यूरिंग दिस कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बेसिकली आपका ऑर्बिट है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है इक्वली। तो जैसे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया भाई। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, ये ब्लू वाला, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो इनके पास नोबल गैस आ जाती, हीलियम के आसपास कॉन्फ़िगरेशन आ जाती। तो दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया, ओवरलैप। ये ओवरलैप ही क्या आपके पास बॉन्ड है। तो इसके अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दो। और इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है, उसी को आपने क्या बोल दिया, कोवलेंट बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा कोवलेंट के केस में, दी इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच के डिस्टेंस को आपने क्या बोल दिया बेटा, कोवलेंट रेडियस। अब यहीं से सॉरी कोवलेंट बॉन्ड लेंथ, आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा प्लीज, कोवलेंट रेडियस क्या हो जाएगी, तो भाई ये जो भी रेडियस आएगी वो इस बॉन्ड लेंथ का एग्जैक्ट हाफ हो जाएगी। तो 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स इज डेफिनेशन ऑफ कोवलेंट रेडियस। मैथमेटिकली डिफाइन करोगे तो कोवलेंट रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड लेंथ। ध्यान दीजिएगा, एक कोवलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू सेट ऑफ दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दो म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी दे रखा है आपके पास, हाइड्रोजन की अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करो, दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस की बात करो, तो वह 74 पिकोमीटर। तो आगे की बात तो आप निकाल ही सकते हो। इसकी रेडियस बेटा जी कितनी हो जाएगी आपके पास, 74 का हाफ 37 पिकोमीटर। वंडरफुल रेडियस जैसे आपको बेटा बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। आपके पास जरूरी नहीं कि हर एक एटम के बीच में बॉन्ड ही बने, कुछ ऐसे यूनिवर्सल फोर्सेस भी हैं जो बिना बॉन्ड के भी बॉन्ड की तरह अट्रैक्टिव पुल दो एटमों के बीच में जनरेट कराते हैं। तो ऐसे ही एक आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स है वंडरवॉल फोर्स, जिसको दो और नामों से जाना जाता है, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। यह आपका एक मोमेंट्री फोर्स है या फिर एक ट्रांजिटरी फोर्स है। मोमेंट्री या ट्रांजिटरी मतलब मूवमेंट की वजह से कुछ मोमेंट्स के लिए डेवलप होने वाला फोर्स है, जो डेवलप होगा फिर टूट जाएगा, डेवलप होगा फिर टूट जाएगा। है क्या, उसकी बात करते हैं। जैसे शुरुआत करता हूं नियोन के साथ। आपको पता है नियोन कभी किसी के साथ नहीं जुड़ती, तो उस केस में तो एटॉमिक रेडियस आराम से निकलनी चाहिए, लेकिन नहीं, वहां पर भी आपके पास नियोन के मॉलिक्यूल्स में भी एक इंटरेक्शन है, एक अट्रैक्शन है, और वो इंटरेक्शन है वंडरवॉल फोर्सेस। क्या है एक बार देखो। जैसे नियोन के पास आपके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मैं शेल्स वगैरह नहीं बना रहा, सिंपल एक समझाने के तरीका। सेंटर के अंदर न्यूक्लियस और बाहर आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं
तो मैं ध्यान रखना है बस उस चीज़ का। अब घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं आपके पास ऑर्बिट्स के अंदर, ऐसे लगा रहा, घूमते घूमते एक ऐसा टाइम आया जिस टाइम पर इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, इसके इलेक्ट्रॉन भी इसी तरफ आ गए, तो इसके न्यूक्लियस के सामने इसके इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं भाई। अब न्यूक्लियस के सामने जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिट अट्रैक्ट्स, इनके बीच में क्या आएगी आपके पास अट्रैक्शन, और इनके बीच में जो आपके पास अट्रैक्शन आएगी उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा बेटा आपके पास, उस अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में एक हल्का सा अट्रैक्टिव फोर्स, एक टिपिकल टाइप का बॉन्ड जैसा कुछ क्रिएट हो जाएगा। एग्जैक्ट बॉन्ड तो नहीं बोलोगे, और वो बॉन्ड आपके पास किस नाम से जाना जाएगा, वंडरवॉल बॉन्ड के नाम से। बेसिकली ये कुछ ही मोमेंट्स के लिए है, क्यों, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा के लिए टिकने वाले हैं नहीं, ये फिर यहां से यहां चले जाएंगे तो अट्रैक्शन खत्म, या फिर ये इलेक्ट्रॉन किसी टाइम पे इसके बिल्कुल सामने आ जाएंगे तो रिपल्शन आ जाएगी। लेकिन इन अट्रैक्शन रिपल्शन के बीच में जितना जल्दी जाएगी उतनी जल्दी वापस भी आ जाएगी, क्यों, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड में घूम रहे हैं ना भाई, और ये तो एक ही शेल बना रहा हूं, बहुत सारी शेल्स होंगी, कभी शेल के आगे, कभी इसके आगे, कभी उससे अगली वाली शेल के, कभी ना कभी न्यूक्लियस के सामने कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे और उनके बीच में अट्रैक्शंस होते रहेंगे। अब एक साथ दो चीजें चलेंगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो रिपेल करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन और जब न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करेंगे। एक फोर्स दूर लेके जा रहा है, एक पास लेके जा रहा है, दोनों एक टाइम पर एक बैलेंस क्रिएट कर लेंगे, एक ऐसी डिस्टेंस ले आएंगे जिसपे आपके पास रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे। उस डिस्टेंस का ही नाम क्या रख दिया हमने, वंडरवॉल बॉन्ड लेंथ। ठीक है जी, अब इसी चीज को आप अपने नोट्स में डाल सकते हो जो मैंने समझाया है। क्या, अट्रैक्शन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन which causes attraction between electron of one molecule and the nucleus of the other। इसी का नाम क्या आपके पास अट्रैक्शन का, यही आपके पास वंडरवॉल बॉन्ड लेंथ। किस वजह से आई, मूवमेंट की वजह से आई, इसलिए तो मोमेंट्री या ट्रांजिटरी बोला था। ट्रांजिटरी से क्योंकि कुछ ही क्षणों के लिए थी, उसके बाद गायब। एंड द मिनिमम डिस्टेंस फॉर्म्ड, जिस टाइम पर अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेंगे, काउंटर कर लेंगे, दैट मिनिमम डिस्टेंस फॉर्म्ड इज द वंडरवॉल बॉन्ड लेंथ। ये एक यूनिवर्सल बॉन्ड या अट्रैक्शन है भाई, क्यों भाई, ये एटम्स के बीच में भी होगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में भी होगी, आयंस के बीच में भी होगी, सब में होगी। क्यों होगी, क्योंकि भाई सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबके अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, कभी ना कभी तो न्यूक्लियस के सामने आएंगे। तो ये एक यूनिवर्सल फोर्स है, कोई ऐसा एटम नहीं है जिसमें वंडरवॉल इंटरेक्शन ना हो। लेकिन ये दूसरी अट्रैक्शन काफी वीक होती हैं, इसलिए आयनिक बॉन्ड हो या स्ट्रॉन्ग वाले कोवलेंट बॉन्ड हो, उनके साथ जब ये होती है तो हमें ये महसूस ही नहीं होती। अदरवाइज अगर कोई और बॉन्ड नहीं होगा तो इसका इंपैक्ट आपको महसूस होता है। तो ये आपके पास यूनिवर्सल बॉन्ड, इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में है वंडरवॉल इंटरेक्शन की, फिजिकल एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन तो पता है ना, सरफेस पे चीजों का चिपकना बिना किसी केमिकल बॉन्ड के फॉर्म हुए, जैसे धूल चिपक जाती है पंखे के ऊपर, तो ऐसी जो एडजॉर्प्शंस आपके पास होती हैं फिजिकल, वो आपके वंडरवॉल बॉन्ड की वजह से ही होती हैं, जो सबसे बड़ा एग्जांपल है इस चीज का। उसके बाद वंडरवॉल रेडियस क्या होगी, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, क्या होगी बेटा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द वंडरवॉल बॉन्ड लेंथ। एक बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाया है, जैसे आपके पास हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ले लिए, क्या कहा, यूनिवर्सल है, ये एक हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो यहाँ पे इनका ओवरलैप हुआ था इसलिए इनको ऐसे ही बना दिया बेटा। ये दूसरा सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, बाहर आपके पास इलेक्ट्रॉन इनके घूम रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, एक ऐसा टाइम आया जिस टाइम पर इसका इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने आ गए, आएंगे ऑब्वियस सी बात है, और उसी टाइम पे इनके बीच में क्या बन जाएगा, वंडरवॉल बॉन्ड, है ना। ऐसे ही घूमते घूमते एक बार इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, वो इसके न्यूक्लियस के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, ऐसे यहाँ पे और मॉलिक्यूल होंगे, वो इसके किसी के कोई किसके, ऐसे बहुत अरबों खरबों जो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो कभी ना कभी ऐसा होता रहेगा कि किसी का न्यूक्लियस और किसी के इलेक्ट्रॉन के बीच में एक हल्की सी, बिल्कुल कुछ फ्रैक्शन सेकंड के लिए एक अट्रैक्शन बनती रहेगी, और इन्हीं अट्रैक्शंस को हमने क्या नाम दिया है, वंडरवॉल इंटरैक्शंस। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में भी आपने देखा कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ कितनी थी, 74, रेडियस 37, वही वंडरवॉल देखना, वंडरवॉल बॉन्ड लेंथ 240 पिकोमीटर, दिखा रहा है कितना वीक है, स्ट्रॉन्ग होता तो बहुत पास लेके आता है ना भाई, वो 74 थी, 240 है, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स से भी ज्यादा है, और इसकी रेडियस 120, अप्रोक्सीमेटली उसका 4 टाइम्स के आसपास है, वो 37 थी, ये आपके पास कितनी है, 120, अप्रोक्सीमेटली 3.5 टाइम्स है अप्रोक्स, हाँ है ना।
कर लोगे। तो ये क्या था आपके पास, वंडरवॉल रेडियस या वंडरवॉल बॉन्ड लेंथ, जो साफ दिख रहा है कोवेलेंट के मुकाबले में तो काफी ज्यादा होने वाली है। अब हम बात करेंगे बेटा तीसरी चीज की, और तीसरी चीज है आपके पास मेटेलिक बॉन्ड और मेटेलिक रेडियस। बोर्ड पे जैसे आपको दिख रहा है, अब चीजों को बारी बारी जोड़ते हैं। तो भाई हमने आयनिक को छोड़ रखा है, कोवेलेंट, मेटेलिक और तीसरी वाली वंडरवॉल, ये तीनों हमारी हो गई हैं। फिलहाल मेटेलिक को हम देख रहे हैं। तो मेटेलिक के अंदर क्या होगा भाई, साफ है, दो डेफिनेशन कर करके आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हाफ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड लेंथ इज द मेटेलिक रेडियस। सीधी सी बात है, व्हाट इज मेटेलिक रेडियस, हाफ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड लेंथ। पर ये मेटल बॉन्ड क्या होता है, एक नई टाइप का बॉन्ड आ गया आपके पास। ये चीजें भी कर लो, केमिकल बॉन्डिंग में आपके लिए चीजें थोड़ी सी कम करनी पड़ेंगी फिर। तो मेटेलिक बॉन्ड बेसिकली एक मॉडल के थ्रू समझा जाता है, और उस मॉडल का नाम है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ने क्या कहा कि आपके पास हमेशा जो एटम्स हैं, स्पेशली मेटल्स जो हैं, उनकी टेंडेंसी सबको पता है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि आपके पास किसी के पास एक ही एटम होगा, अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, एटम्स हैं आपके पास, तो थोड़े से के अंदर भी सोच के देखो कितने सारे आपके पास एटम्स होंगे। तो जब आपके पास एटम्स हैं तो ऑब्वियस बात है वो अपनी वैलेंसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो इनको चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे। तो जो आपके पास मेटल अपनी वैलेंसी के बराबर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उस कैटायन का हमने नाम क्या दे दिया, कर्नल। उस कैटायन को हमने क्या नाम दे दिया बेटा, कर्नल। अब कर्नल्स क्या होंगे आपके पास, सेंटर में होंगे, और उसके चारों तरफ आपको इलेक्ट्रॉन अपोजिट अट्रैक्ट्स के हिसाब से उसको चारों तरफ से घेरे रखेंगे। फिर यहाँ पे क्या आ गया, सेकंड कर्नल, फिर यहाँ पे क्या जाए कर्नल, फिर एक कर्नल, फिर एक कर्नल। तो बीच में आपको कुछ ऐसा दिखेगा जैसे आपके पास एक आइलैंड हो, जिसको चारों तरफ से आपके इलेक्ट्रॉन के टाइप का एक पानी है जिसने उसको सराउंड कर रखा है। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा जैसे आपके पास एक सी है जिसके अंदर आपके पास कर्नल नाम के टापू हैं, आइलैंड्स हैं। तो थोड़ा उससे रिजेंबलेंस की वजह से साइंटिस्टों ने इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल नाम दिया। अब इस मॉडल में उन्होंने एक चीज और समझाई, कहा कि यार इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बीच में आगे, एक दूसरे से दूर है यहाँ पे, और उनके चारों तरफ कौन है, कैटायंस। अब कैटायंस कैटायन के बीच में रिपल्शन होगी, बिल्कुल होगी। इलेक्ट्रॉन तो फिर भी चलो अलग अलग है आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी आपके पास रिपल्शन होगी। लेकिन कैटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होंगी, अट्रैक्शंस होंगी। तो दो कंसेक्यूटिव कर्नल्स, बिल्कुल नेबरिंग कर्नल्स की मैं बात कर रहा हूं, दो नेबरिंग कर्नल्स, एक ऐसा टाइम आएगा जब एक दूसरे के ना बिल्कुल पास जा पाएंगे फर्दर, और ना उससे दूर जा पाएंगे। क्या मतलब भाई, ये और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो पास आएंगे तो रिपल्सिव फोर्स इनको दूर फेंकना शुरू कर देगा। जब दूर जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बीच के, जो इनके बीच में एक सैंडविच का काम करके बैठे, ये इनको अट्रैक्ट करके वापस एक दूसरे के पास बुला लेंगे। तो एक ऐसा टाइम, जिस टाइम पर अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द kernels and the electrons and the repulsive forces between the electron and the kernels दोनों एक दूसरे को एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे मैनेज कर लेंगे, उसी को हमने क्या नाम दे रखा है बेटा, उसी को हमने नाम दे रखा है मेटेलिक बॉन्ड लेंथ। अब बार बार में कर्नल वर्ड यूज हो रहा है। अब कर्नल क्या है, यहां पे तो Mn पॉजिटिव लगा दिया। जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है भाई, जब तक उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती, जब तक वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं कर लेता, अपने आप को स्टेबल नहीं कर लेता। तो सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाता है। मैग्नीशियम को 2 लूज करने पड़ते हैं। एल्यूमिनियम भाई साहब तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तब कर्नल और कैटायन में क्या कुछ डिफरेंस है? हाँ है। क्या डिफरेंस है? देखो, जब भी कोई कैटायन इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंसी के बराबर लूज करेगा, ध्यान दीजिएगा, तो उस कैटायन का ही नाम क्या रख देंगे आप? कर्नल। जब भी कोई कैटायन अपनी वैलेंसी के बराबर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसी का नाम क्या है आपके पास? कर्नल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको असर्शन रीजन में काम आएगी, ऑल कर्नल्स आर कैटायंस बट ऑल कैटायंस कांट बी कर्नल्स। भाई आपके पास कर्नल है, वो कैटायन का एक स्पेशल केस ही तो है। कब? जैसे समझो, एल्यूमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफाइन कर रहा है भाई, लूज किया, और इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रखा है। एल्यूमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एल्यूमिनियम पॉजिटिव बन गया, कैटायन बन गया। एक और लूज किया, एल्यूमिनियम +2 बन गया। एक और लूज किया, एल्यूमिनियम +3 बन गया। हाँ है ना? इलेक्ट्रॉन तो आपके पास जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, आपके पास कैटायन बनते जा रहे हैं।
तो ये कैटायन है, ये कैटायन है, ये कैटायन है, लेकिन ये कैटायन का आपने एक स्पेशल नाम दे रखा है। क्यों? क्योंकि इसने वैलेंसी के बराबर इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और इसका स्पेशल नाम क्या है? कर्नल। लेकिन इन भाई साहब का नाम सिर्फ और सिर्फ कैटायन ही रहेगा। तो ये कैटायन तो कर्नल नहीं बन सकते, लेकिन ये वाला कैटायन क्या बन गया? कर्नल। जो इस लाइन को एक्सप्लेन करता है, ऑल कर्नल्स आर कैटायंस बट ऑल कैटायंस कैन नेवर बी कर्नल्स। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। अब टॉपिक पे आगे, कर्नल समझ में आ गया? हाँ जी, जब भी कोई एटम, मेटल एटम अपनी वैलेंसी के बराबर इलेक्ट्रॉन लूज करे बैठा है, उनकी न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को क्या नाम दे दिया? मेटेलिक बॉन्ड लेंथ। अभी आपको जो समझ में आ गया है इसी को लैंग्वेज में लिख रखा है। द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कर्नल्स इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड लेंथ। क्या बेटा? द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कर्नल्स इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड लेंथ। मेटेलिक रेडियस क्या होगी? हाफ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड लेंथ। क्या होगी बेटा आपके पास मेटेलिक रेडियस? हाफ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड लेंथ। अब स्टार्टिंग का, बिल्कुल स्टार्टिंग का लेक्चर आप देखो आज वाला, उसमें मैंने कहा था कि भाई आपकी रेडियस साइज के हिसाब से वेरी करती जाती है। तो मैंने आपको हाइड्रोजन से समझाना शुरू किया था। हाइड्रोजन की वंडरवाल रेडियस कुछ और थी, कोवेलेंट रेडियस कुछ और है। यहां पर मेटेलिक बॉन्ड में सोडियम की कोवेलेंट रेडियस कुछ और है और मेटेलिक रेडियस कुछ और है, जो एग्जाम्पल में फैक्ट मैंने आपके पास कोट कर रखे हैं यहाँ पे। तो वो पॉइंट भी समझ में आएगा कि हर एक एटम की रेडियस डिपेंड करेगी किस टाइप की बॉन्डिंग में फॉर्म करके बैठा हुआ है। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हम सारी चीजें करते हैं, आपके पास टोटल 3 टाइप की एटॉमिक रेडियस आ गई है भाई। कोवेलेंट साफ दिख रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसकी रेडियस सबसे छोटी रहेगी। मेटेलिक, इलेक्ट्रॉन जिनको मैक्सिमम पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पे रिपल्शन आ गई, लेकिन फिर भी एक दूसरे के पास काफी हद तक पास रहेंगे। तो ये कौन? मेटेलिक रेडियस। और भाई वंडरवाल में तो रैंडमली घूम रहे हैं, एक नाम का बिल्कुल हल्का सा अट्रैक्शन है जो उनको एक मिनिमम डिस्टेंस पे लाने की कोशिश करेगा। तो साफ दिख रहा है सबसे छोटी रेडियस, सबसे छोटा साइज कौन से टाइप की बॉन्डिंग में है? कोवेलेंट में। तो स्मॉलेस्ट कोवेलेंट रेडियस, उसके बाद थोड़ी सी लार्जर मेटेलिक रेडियस, और इन तीनों में कंपैरेटिवली सबसे बड़ी वंडरवॉल रेडियस। ठीक है जी। अब रेडियस का ट्रेंड आपको पता चल गया। Cr कोवेलेंट स्मॉलर, मेटेलिक लिटिल बिट लार्जर, एंड द वंडरवॉल इज द लार्जेस्ट अमंग दीज 3। नाउ स्ट्रेंथ क्या रहेगी आपकी? क्योंकि भाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ हमेशा बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ के या साइज के अपोजिट होती है। तो साइज सबसे छोटा किसका था? कोवेलेंट का। तो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? कोवेलेंट की। साइज फिर किसका बड़ा था? मेटेलिक का। तो स्ट्रेंथ थोड़ी सी किसकी घट गई? मेटेलिक की। और सबसे बड़ा साइज वंडरवॉल का, तो सबसे कम स्ट्रेंथ वंडरवॉल की। क्यों? सोच के देखो ना, आपके पास एक लकड़ी है भाई, ठीक है, दो एटम्स को आप वो जो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड लेंथ बन रही है, उसका एक लकड़ी बना। एक बार लकड़ी इतनी बड़ी है, उसको तोड़ के देखो, सेम। फिर वो लकड़ी जो टूट गई उसका हिस्सा बन गया है, 2 हिस्सों में तोड़ दिया आपने, वो जो टूटा हुआ हिस्सा उसको तोड़ के देखो। अब देखो आपको स्ट्रेंथ पावर ज्यादा लगानी पड़ रही है, उतनी पावर में टूट रहा है, थोड़ा सा इंपैक्ट महसूस होगा। और वो फर्दर जो टूट गए, अब 2 हिस्से बन गए थे, उनको अब तोड़ के देखो। आप देखोगे जैसे जैसे लकड़ी को छोटा छोटा तोड़ते जा रहे हो, आपके पास एनर्जी उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा देनी पड़ रही है। ये एक छोटी सी एनालॉजी है समझाने के लिए। तो भाई जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, तोड़ना उतना ही आसान, साइज घटा तोड़ना उतना ही मुश्किल। हाँ या ना? समझ में आई? तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ से। हाँ या ना? तो ये था आपका एटॉमिक साइज। अब हम बात करेंगे ट्रेंड्स ऑफ द एटॉमिक साइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।